नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी वालों के लिए सामान्य अध्ययन, जो कि आपका एक टॉपिक है, पूरा 40 मार्क्स का आना है पेपर में, तो वो लेकर के आए हैं। इस टॉपिक को हम अंकित भाटी सर की बुक से ये पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छी बुक है क्योंकि मैंने इसको देखा, पढ़ा इसको। तो इसमें क्या है कि आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल हो सकती है, तो वो सारी डिटेल दे रखी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बस 2-3 क्वेश्चन दिए जाएँ, अगर 10-12 क्वेश्चन उससे रिलेटेड देने हैं तो कंप्लीट डिटेल दी है, अच्छे से दी है, ठीक है? तो अगर आप मैं सोचता हूँ कि अगर आप ये बुक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मेरे चैनल पर जाकर के स्पीडी कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपके 40 नंबर पूरे पक्के हो जाएँगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बुक पढ़ के अच्छे से जानी है, ठीक है? मैं आपको पूरी पढ़ाऊँगा पेपर से पहले। तो मात्र 15 से 20 दिन में आपका पूरा जीएस का सेशन मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो आपको जीएस की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है? तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास फर्स्ट क्लास है आज की, और हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विषय सूची है। विषय सूची में सबसे पहले हमारा टॉपिक इस बुक में हिस्ट्री दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे भूगोल दिया हुआ है। थर्ड नंबर पे इस बुक में भारतीय राज व्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था, फिर विज्ञान दे रखा है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं और अधिनियम दे रखे हैं। कंप्यूटर्स दे रखा है इसमें। स्टैटिक जीके दे रखा है। महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, नियुक्तियां, ये सब दे रखा है इस बुक में, ठीक है? तो हम वन बाय वन इसको कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक्स उठाते जाएंगे और बुक्स को आपकी कंप्लीट कराते जाएंगे, ठीक है? बहुत जल्दी 10 से 15 दिन में हम इस बुक को पूरा कंप्लीट करा देंगे। और इसमें 2021 के भी एसएससी द्वारा पूछे हुए सभी प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हिस्ट्री का। देखिए, ये हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो हम यहाँ से हम शुरू करेंगे इन क्वेश्चनों को। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। तो किस सम्राट ने किया था ऐसा काम, ठीक है? ऑप्शन है, इसका डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं क्योंकि आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अकबर। सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है? देखो, हम क्वेश्चन को और उससे रिलेटेड डिटेल को सभी को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, जिससे क्या है कि आपके दिमाग में अच्छे से वो फिक्स हो जाए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर मुगल वंश के राजा थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु है अकबर से रिलेटेड। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। सीरी कलम अब्दुस समद को दी थी। महापात्र नरहरि को दिया था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है तानसेन को मिली हुई थी। आगे देखें, अमीर उल उमरा को भगवान दास की उपाधि दी गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, कम कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। चोल का, किसका? चोल का। तो कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। विजयालय 1850 से लेकर 1871 सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस राजवंश में तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। इस महान सम्राट का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कदमाई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था ब्राह्मणों को उपहार देने दी जाने वाली भूमि बृहदे, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को बोला जाता था शाला भोग, और गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि जो दी जाती थी वो कहती थी बल्लनन बाई बगाई थी, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। रजिया रजिया पहली मुस्लिम शासिका भारत के किसी तुर्की शासक की बेटी थी, ठीक है? तो किस तुर्क शासक की बेटी थी ये पूछा गया है, ठीक है? ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब जानते होंगे। जो रजिया थी शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। अब व्याख्या पढ़ लेते हैं। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इस इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करवा चोगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। रजिया किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास में पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान करवा
यह चोगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया। महत्वपूर्ण बिंदु रिपीट कर लेते हैं हम लोग। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 1240 में डाकू द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया। फिर से रिपीट करते हैं। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में हुई थी। रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति और संगीत को प्रोत्साहन दिया था। आगे बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से कौन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। इसका कार्यकाल 319 से लेकर के 324 तक रहा। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। इसका कार्यकाल 319 से 324 तक रहा। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना की थी 319 से 320 में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन एवं वह कविराज भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कालिदास और धर्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन्न थे। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना की 319 से 320 तक। समुद्रगुप्त ने को भारत का नेपोलियन और कविराज भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन्न थे। और डिटेल है इसमें। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का भी पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील को पुनरुद्धार किया था। पुनरुद्धार मतलब दोबारा से उसको बनाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान क्यों है? ठीक है, बोध गया तीर्थ स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? थोड़ा जूम कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर विजिबल होगा आपको। एक सेकेंड। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोध गया महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल क्यों है? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था। इनकी माँ का क्या नाम था? महामाया था। जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी। आगे बात करें। अब गौतम बुद्ध जो है उनके जन्म की बात कर लें तो जन्म स्थान महत्वपूर्ण बिंदु है। जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी है। जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी है। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। माता कौन थी? महामाया देवी थी। माता का नाम महामाया देवी थी। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। भाषा कौन सी थी इनकी? पाली थी। भाषा इनकी कौन सी थी? पाली थी। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए इन्होंने? श्रावस्ती में दिए। देखिए ये बात याद रखिए, पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया पर सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। और महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। तंजावुर का राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। व्याख्या देखते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्पकला के लिए उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। महत्वपूर्ण बिंदु बात कर लेते हैं हम लोग। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी जो कि किसको समर्पित है? भगवान शिव के लिए है। विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी में है वो भगवान शिव के लिए है। मीनाक्षी मंदिर जो कि मुदेरू में है शिव पार्वती का है। मीनाक्षी मंदिर मुदेरू में है जो कि शिव पार्वती का है। पद्मान भस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में है जो कि भगवान विष्णु का है। पद्मान भस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में है जो कि भगवान विष्णु का है। लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है जो कि भगवान शिव का है। लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, ये मंदिर किसका है? भगवान शिव को समर्पित है। आगे बात करें, 7th क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है। तो जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, यही बात गलत है और बाकी सब सही है। तो इसका मतलब क्या? पहली लाइन तो हो गई गलत, पहली लाइन हो गई गलत, दूसरी सही है। उसे फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की, बिल्कुल सही बात है। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया, ये भी बिल्कुल बात सही है। वह पहला मुगल सम्राट था, ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे बात करें, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। 1504 ईस्वी में काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की। महत्वपूर्ण बिंदु है, मुवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को कहा जाता है। मुवैयान नामक पद्य शैली का निर्माता या जन्मदाता बाबर को कहा जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। बाबर ने कलंदर और गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने कलंदर और गाजी की उपाधि धारण की। बाबरनामा तुर्की में कृत संलग्न है। बाबरनामा तुर्की में कृत संलग्न है। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई। बाबर की मृत्यु 1530 में कहाँ हुई? आगरा में हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्षचरित। बाणभट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? हर्षचरित। अब डिटेल जान लेते हैं, व्याख्या जान लेते हैं। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरित है। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरित है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य के लेखक और कवि थे। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य के लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। बाणभट्ट द्वारा लिखा कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। अब महत्वपूर्ण बिंदु बात कर लेते हैं। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। मालविकाग्निमित्रम ये लिखी कालिदास ने। मालविकाग्निमित्रम ये किसने लिखी? कालिदास ने। अष्टाध्यायी पढ़नी ने। रामायण वाल्मीकि ने। महाभारत वेदव्यास ने। अर्थशास्त्र चाणक्य ने। कामसूत्र वत्स्यायन ने। बुद्धचरित अश्वघोष ने। बुद्धचरित अश्वघोष ने। महाभाष्य पतंजलि ने। महाभाष्य पतंजलि ने। मेघदूत कालिदास ने। मेघदूत कालिदास ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। गीत गोविंद जयदेव ने। गीत गोविंद जयदेव ने। बृहत संहिता 12 महीने। बृहत संहिता 12 महीने। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने। आगे बात करें, अब देखिए इतनी सारी बुक्स के नेम दे दिए यहाँ पर, ठीक है, एक ही ये बुक, मतलब ये क्वेश्चन लिया था पर सारी बुक्स के नेम दे दिए, तो कोई भी आ सकता है तो वो सारे ले लिए, जो जो इंपॉर्टेंट है सारे ले लिए, कोई भी नहीं छोड़ा, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हास्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो आंसर है चैत सिंह को। किसको किया गया था? चैत सिंह को। बनारस के
इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो आंसर है चैत सिंह को। किसको? चैत सिंह को। व्याख्या देख लेते हैं। बनारस में 1781 में वारेन हेस्टिंग ने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया था। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित है, जिसमें एक कहावत द्वारा चरितार्थ किया गया था कि घोड़ा पर हौदा और हाथी पर जमीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, एक मतलब कहावत सी बना ली है, घोड़ा पर हौदा, हाथी पर जमीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग 1774 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग 1774 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया। वह भारतीय राजकोष को या कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया। गीता का अंग्रेजी अनुवाद कराया इसने विलियम विल्किंस के द्वारा। ठीक है, तो इसने जो है गीता का हिंदी अंग्रेजी अनुवाद कराया विलियम विल्किंस के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हम लोग। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के 5वें तल के निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अब व्याख्या देख लेते हैं। अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करा पाया था। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़वा दिया। ठीक है, 3 मंजिल और बढ़वा दी। 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो कुतुब मीनार से रिलेटेड 3 शासक हो गए, जिसने शुरुआत की थी, जिसने बीच की मीनारों को बनाया था और जिसने अंतिम मंजिलों को बनाया था। तो सबसे पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर है उसके बाद इल्तुतमिश, फिर है उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। आगे बात करें हम लोग। ताजमहल जो कि आगरा में किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। लाल किला दिल्ली का किसने बनवाया? शाहजहां ने। लाल किला दिल्ली का किसने बनवाया? शाहजहां ने। फतेहपुर सीकरी आगरा की किसने बनवाई? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी आगरा की किसने बनवाई? अकबर ने। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में जो किसने बनवाई? गुप्त काल में बनवाई थी, गुप्त काल में बनी थी। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में, वो किस शासन काल में बनी थी? गुप्त काल में बनी थी। हवा महल जो कि जयपुर में है तो सवाई प्रताप सिंह ने बनाया। हवा महल जो कि जयपुर में, वो किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। कोणार्क मंदिर जो कि पुरी में है तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। कोणार्क मंदिर जो कि पुरी में है तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें इसे ब्रिटिश नियंत्रण से लाना आवश्यक हो गया? तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो किसने? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक रहा। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक रहा। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यापगत का सिद्धांत लागू किया। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यापगत का सिद्धांत लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में इसने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। शिक्षा सुधारों में इसने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। इसके शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेलवे चलाई गई। इसके शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेलवे या रेलगाड़ी चलाई गई। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम लोग। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन मिला। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन मिला। शिक्षा संबंधी सुधार तथा जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला। शिक्षा संबंधी सुधार किए गए और जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला। लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में भारत में
1857 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई। लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में 1857 में महत्वपूर्ण क्रांति हुई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? आंसर है आर्थर क्रॉफर्ड को। 1865 में निम्नलिखित में से किसे बम्बई का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? आंसर है आर्थर क्रॉफर्ड। व्याख्या पढ़ लेते हैं। आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। फिर 1726 में कलकत्ता और बम्बई में नगर निगम का गठन हुआ। फिर 1726 में कलकत्ता और बम्बई में नगर निगम का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। आंसर है लाल किला। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। व्याख्या पढ़ लेते हैं। लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 के ईस्वी के लगभग 20 सालों में कंप्लीट हुआ था। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे गलत छप गया, 20 साल कह रहा है यहाँ पे, और ये 1638 से 1648, तो इसको आप सही कर लेना। आगे चलते हैं हम लोग। प्रथम मुगल सम्राट कौन है? बाबर है। प्रथम मुगल सम्राट कौन है? बाबर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय है। चित्रकला का स्वर्णिम काल कौन क्या है? जहांगीर है। चित्रकला का स्वर्णिम काल क्या है? जहांगीर है। निरक्षर मुगल शासक कौन है? अकबर है। निरक्षक मुगल शासक कौन है? अकबर है। अभी इस टाइम पीरियड को मैं अभी सही करके बताता हूँ आपको। ये ईयर गलत, ईयर सही है या फिर ये टाइम पीरियड सही है। ठीक है, अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो ये जो टाइम पीरियड ये 20 साल दे रखा है, ये 10 साल हो गया है, क्योंकि बात क्या है, ये जो टाइम पीरियड दे रखा है 1638 से लेकर के 1648, यही सही है। कुछ बुक्स में 38 की जगह 39 भी दे रखा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 साल तक इसका निर्माण कार्य चला था, तो 48 में ये बनकर के तैयार हो गया था। आगे बात करें हम लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 है। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो आंसर है इसका अकबर के शासनकाल में। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो आंसर है अकबर के टाइम पीरियड के दौरान। व्याख्या पढ़ लेते हैं। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में भी थे। यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि पैमाइश शुरू की थी। टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि पैमाइश शुरू की थी। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं हम लोग। अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? राजा बीरबल थे, तानसेन थे, अबुल फजल फैजी, राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर उजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। दोबारा से पढ़ लेते हैं। नवरत्न राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। मीर जाफर को वर्ष डैश में उन्हें बंगाल का नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? आंसर है इसका 1763 से 1764। मीर जाफर को वर्ष 1763 से 1764 में उन्हें बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अब डिटेल जान लेते हैं इसका रिलेटेड। व्याख्या क्या है इसकी। मीर जाफर बंगाल का नवाब था। मीर जाफर बंगाल का नवाब था। प्रारंभ में वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसका मुख्य सपना बंगाल का नवाब बनना था। वह प्लासी के युद्ध में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया।
वह प्लासी के युद्ध में 1757 में प्लासी रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। 1763 से 1764 में उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। 1763 से 1764 में उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। अब महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं क्या क्या आ सकते हैं पेपर में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। सती प्रथा पर रोक 1829 में लगी थी। सती प्रथा पर रोक 1829 में लगी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। देखिए कितनी रिलेटेड डिटेल इस बुक में दे रखी है। बहुत बेहतरीन बुक छापी है। ठीक है, इससे आसपास के जितने भी क्राइटेरिया हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन उन्होंने उठा लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं ईयर वाले। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमसे। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। बाबर। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। तो आंसर है बाबर। आगे डिटेल जान लेते हैं। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे। आंसर है फराजी आंदोलन का। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। अब व्याख्या जान लेते हैं इसकी। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म के सुधार करना था। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। इसकी शुरुआत हाजी शिरायतुल्लाह द्वारा हुई थी। इसकी शुरुआत हाजी शिरायतुल्लाह खान द्वारा हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक भेदभाव व शोषण से बचाना था। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना था। महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। सन्यासी विद्रोह दारजी नारायण के द्वारा हुआ। सन्यासी विद्रोह दारजी नारायण के द्वारा हुआ। बहावी आंदोलन सैयद अहमद के द्वारा हुआ। बहावी आंदोलन सैयद अहमद के द्वारा हुआ। फकीर विद्रोह मुजनुन शाह और चिंगार अली के द्वारा हुआ। फकीर विद्रोह मजनुन शाह और चिराग अली के द्वारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। बॉम्बे में पहली सूरत कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो सूरत कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी 1854 में। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई। तो 1854 में। सूती वस्त्र कपड़ा की मिल की कब बनी थी। 1854 में। अब आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड डिटेल के बारे में। भारत में सूती वस्त्र पहली मिल की स्थापना 1818 में हुई। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट समीप फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में लगा। सबसे पहला सफल कारखाना कब लगा। 1854 में लगा। मुंबई में काब सजी डावर द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था। काब सजी डावर द्वारा खोला गया था। इसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद ही भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम रीड करते हैं। देखिए हम जो है क्लास छोटी रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। तो 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे क्या है कि आसानी से 10-12 क्लास में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, 20 क्वेश्चन रखने का हमारा मकसद ये है कि जिससे कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए, ज़्यादा डिटेल मिल जाए और छोटी जो वीडियो होती है वो आसानी से बच्चा देख भी लेता है। अब सपोज करो 30 मिनट की वीडियो अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देखते हैं तो वही क्या नाम है आपकी वीडियो 25 मिनट या 20 मिनट पे आ जाती है। तो इस क्या है 20-25 मिनट आप चलते चलते आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम छोटी वीडियो रखने में बिलीव करते हैं जिससे क्या बच्चे को जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए और वो अच्छे से पढ़ सके।
तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर है इस क्वेश्चन का, आंसर नहीं दिख रहा है, आंसर है संवाद कॉमेडी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर है संवाद कॉमेडी। अब डिटेल जान लेते हैं, व्याख्या क्या है इस क्वेश्चन की वो देख लेते हैं। संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक मतलब 7 दिन बाद वाला समाचार पत्र था। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया था। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया था। यह पहला समाचार पत्र था। यह पहला समाचार पत्र था। इसके लेखक राजा राम मोहन राय थे। इसके लेखक राजा राम मोहन राय थे। तो देखिए इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने आज जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 20 नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे इस बुक को कंप्लीटली आपको प्रोवाइड करा, जिससे क्या है कि आप पेपर में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर देना कि ये आपको सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।